हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड अब हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स लाए हैं खुद के बुक्स एंड ई बुक्स। अगर आपको बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो फॉर्म है उसको फिल कीजिए और आप तक आपकी बुक पहुंच जाएगी। सो आप हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए और रॉक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 12 टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डीएनए सीक्वेंसिंग एंड डीएनए माइक्रो एरेज। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा है अबाउट हाई थ्रूपुट मशीन्स जो हमें मदद करती है डीएनए की सीक्वेंसिंग करने में, लेकिन आज हम उस टेक्नोलॉजी के बारे में एक्चुअली पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने बस नाम देखा था कि ये सब होता क्या है, क्वांटिटेटिव सीक्वेंसिंग कैसे होती है एंड और उसकी वैरायटीज क्या है। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये सीक्वेंसिंग होती कैसे है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए सीक्वेंसिंग, जो हमें मदद करता है डीएनए को सीक्वेंस करने में। पहले ज़माने में साइंटिस्ट लाखों, मतलब ऐसे लगता था हज़ारों सालों से मेहनत कर रहे हैं, एक एक साल लग जाता था एक डीएनए को सीक्वेंस करने में। फिर स्लोली एक मेथड आया जिसको हमने कहा सैंगर्स मेथड, उससे आप सिर्फ 20,000 to 50,000 डीएनए की सीक्वेंसिंग कर सकते हो। लेकिन जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स, आज की डेट में आप 30,000 तो एक सेकेंड में डीएनए सीक्वेंस कर सकते हो, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑटोमेटेड मशीन्स एंड जो कहते हैं हमारे हाई थ्रूपुट डीएनए सीक्वेंसर्स। ये सब पॉसिबल ही क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ दी टेक्नोलॉजी। एंड डीएनए माइक्रो एरेज इज ऑल्सो अ डीएनए की मेथड जिससे हम डीएनए को सेपरेट करते हैं। तो आज हम इन दोनों टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। सो स्टे ट्यून्ड और पूरा वीडियो देखना, और अगर कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले टॉपिक के साथ जो है डीएनए सीक्वेंसिंग। सो टू स्टार्ट विद डीएनए सीक्वेंसिंग, सबसे पहले हम एकदम ब्रीफ कर लेते हैं अपनी सारी डीएनए की नॉलेज को। आज तक हमारे पास जितनी भी डीएनए की नॉलेज है सबको फटाफट से ब्रीफ कर लेते हैं, ताकि जब हमें डीएनए के बारे में पता चलेगा तभी तो हम उसकी सीक्वेंसिंग समझ पाएंगे। सो टू स्टार्ट विद, ये जो डीएनए है ये डीएनए होता कहाँ है? सो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, एंड इन्हीं सेल्स के अंदर फॉर एन एग्जाम्पल ये एक सेल है, इसी सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। जैसे हमारे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनका जो हेड होता है वो है प्रिंसिपल या डीन, एंड सिमिलरली हमारी बॉडी की जो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं उनका जो प्रिंसिपल है वो है ये न्यूक्लियस। एंड जो हमारा न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही कंडेंस्ड मटेरियल रहता है। कैसा मटेरियल रहता है न्यूक्लियस के अंदर? कंडेंस्ड मटेरियल। एंड आफ्टर सेल डिविजन ये जो कंडेंस्ड मटेरियल है ये कैसा बन जाता है? ये क्रोमोसोम्स के फॉर्म में हो जाता है। सो ये जो कंडेंसेशन है ये और हाई कंडेंस होके किस फॉर्म में आ जाता है? ये क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आ जाता है। तो हमें कुछ इस तरीके के क्रोमोसोम्स मिलते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब वो मिलियंस ऑफ सेल दो पार्ट में होते हैं, बिफोर सेल डिवीजन एंड आफ्टर सेल डिवीजन। सो बिफोर सेल डिवीजन ये एक नेटवर्क की तरह झुंड में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये रहा मेरा न्यूक्लियस। बिफोर सेल डिवीजन ये जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल रहता है ये बहुत ही नेटवर्क के टाइप का रहता है। स्लोली ग्रेजुअली आफ्टर सेल डिवीजन ये कैसा होता है? ये कंडेंस होके क्या बन जाता है? क्रोमोसोम्स बन जाता है। ये बन जाता है क्रोमोसोम्स। फिर फर्दर इनका डिवीजन होता है। तो जैसे ही हम लास्ट स्टेज ऑफ डिवीजन में आते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर हमें क्या मिलता है? इनके अंदर मुझे एक डबल हेलिकल जैसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं डीएनए।
नाउ DNA स्टैंड्स फॉर, जल्दी बताओ, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एसिड। तो DNA मुझे मिलता है किसके अंदर? क्रोमोसोम्स के अंदर। अब ये जो DNA है ये क्या चीज है? ये जो DNA है इसके पास बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो ये DNA इज द हेरिडिटरी, मतलब ये जो DNA है इसके पास सारा जेनेटिक मटेरियल है। आपके पेरेंट्स से आप तक ट्रेड्स आना, आपके ट्रेड से आपके फ्यूचर में जाना। आप अगर आपकी हाइट टॉल है, हाइट शॉर्ट है, फेयर हो, जैसा भी कलर है, तो ये सारी चीज, आप इंटेलिजेंट हो, आप स्मार्ट हो, आप गुड लुकिंग हो, हर चीज डिपेंड करती है आपके DNA पे, जो कहां से आता है? 50% आपके मदर से आता है, 50% आपके फादर से आता है, एंड देन फाइनली आपका DNA डिसाइड होता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो DNA है दैट काउंट्स फॉर योर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नाउ ये जो DNA है ये किससे बना रहता है? तो DNA जो रहता है वो बेसिकली, हमारा जो DNA है दैट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और DNA 3 मेजर चीजों से मिलकर बनता है। तो वो मेजर चीजें क्या हैं? तो यहां पे हम पढ़ लेते हैं अपने DNA के बारे में। ठीक है, तो ये रहा। नाउ स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझेंगे। ये था मेरा न्यूक्लियस जिसके अंदर क्रोमोसोम्स थे। क्रोमोसोम्स में मुझे मिलता है DNA। नाउ दिस DNA, तो DNA का जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है? दैट इज शुगर फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड बैकबोन। तो यहां पे 3 चीजें मुझे मिलती हैं, और वो 3 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले मेरे नाइट्रोजनस बेसिस, सबसे पहले आते हैं मेरे नाइट्रोजनस बेसिस। एंड ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो DNA में प्रेजेंट रहते हैं वो कौन से रहते हैं? जल्दी बताओ। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। तो यहां पे क्या प्रेजेंट है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। यहां मैं लिख देती हूं एंड थाइमीन। तो ये 4 जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो प्रेजेंट कहाँ रहते हैं? DNA में। और मैंने क्या बताया? और क्या प्रेजेंट रहता है? और प्रेजेंट रहता है हमारा शुगर। क्या प्रेजेंट है? शुगर। वो कैसी शुगर है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। सो यहां पे मैं लिख देती हूं डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट है हमारे DNA में। और स्टूडेंट्स जो तीसरी चीज है, व्हाट आई सेड, दैट इज शुगर फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड बैकबोन। तो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है। सो इतना, ये तीनों चीजें मिला के हमारा बनता है DNA का स्ट्रक्चर। नाउ स्टूडेंट्स, आपको जो समझना है वो है कि जो DNA के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं इनके बीच में स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि A जाके G के साथ बाइंड करें या G जाके C के साथ बाइंड करें, इनके बीच में स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग होती है। मतलब A हमेशा, एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ ही पेयर करता है एंड ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही पेयर करता है। सो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है DNA सीक्वेंसिंग में समझने के लिए। इज दैट क्लियर? इसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एंड यही रूल आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि A हमेशा डबल बॉन्ड T के साथ बाइंड करता है, मतलब एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बाउंड करेगा एंड ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही बाउंड करेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो वापस आ जाते हैं हम अपने क्रोमोसोम्स पे। तो क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट है? DNA। एंड DNA कैसा है? इट इज अ शुगर फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड बैकबोन। एंड स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि DNA में बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं।
इस डीएनए में बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पेशल चीज को कोड करते हैं। मतलब अभी जो मैंने आपको बताया कि आपका डीएनए डिसाइड करता है कि आपका अपीयरेंस कैसा होगा, तो जो डिसाइड करते हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स, वो कौन डिसाइड करता है? वो जीन्स डिसाइड करते हैं जो कहाँ प्रेजेंट है? हमारे डीएनए में। तो जीन्स ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं और जो कोड करते हैं स्पेशल ट्रेट्स को। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये एक ओवरव्यू था जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि जो क्रोमोसोम्स है इसके पास डीएनए है, एंड देन डीएनए को पास जीन है जो स्पेशल ट्रेट्स को कोड करता है। नाउ जो डीएनए का स्ट्रक्चर रहता है वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिलके बनता है। सबसे पहला है हमारा नाइट्रोजनस बेसिस जो 4 होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन एंड साइटोसिन। एंड उसके बाद आती है शुगर जो है डीऑक्सीराइबोज, एंड फिर आते हैं हमारे फॉस्फेट ग्रुप। इन 3 चीजें जब साथ मिलती हैं बैकबोन बनाते हैं और डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देते हैं। अब स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या चीज है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बाइंड करेगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बाउंड करेगा। इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट्स, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज डीएनए सीक्वेंसिंग? डीएनए सीक्वेंस हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के टेक्निक को यूज करेंगे और हम क्या करेंगे? हम मल्टीपल डीएनए को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए सीक्वेंसर्स। तो डीएनए सीक्वेंसर्स जो होते हैं, उससे पहले ये तो हमने पढ़ लिया कि मॉलिक्यूल इन अ डीएनए इट्स लाइक कुछ इस तरीके का रहता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो एडेनिन हमेशा किसके साथ बाइंड करता है? एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बाइंड करता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बाइंड करता है। तो ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है अभी तक। अब बढ़ते हैं आगे अपने डीएनए सीक्वेंसिंग में। तो डीएनए सीक्वेंस एक मेथड है जिसकी मदद से आप मल्टीपल थाउजेंड्स बिलियंस ऑफ डीएनए को जनरेट कर सकते हो। और स्टूडेंट्स, यूजुअली वो 3 तरीके के या 3 टेक्निक्स पे होते हैं। सबसे पहली टेक्निक जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो है सैंगर्स मेथड या सैंगर्स टेक्निक। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सैंगर्स टेक्निक। और स्टूडेंट्स, ये जो सैंगर्स टेक्निक है इसको हम क्या कहते हैं? गोल्ड स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस टेक्निक। तो हमारी सैंगर्स टेक्निक इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक। मतलब हमेशा जो अभी आने वाली ऑटोमेटेड टेक्निक्स भी हैं वो भी इस सैंगर्स मेथड को ही अपनाती हैं, इसलिए हमने इनको कहा है गोल्ड स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक। एंड उसके बाद हम देखेंगे मैक्सम एंड गिलबर्ट टेक्निक। मैक्सम एंड गिलबर्ट टेक्निक, तो ये देखा हमने मैक्सम एंड गिलबर्ट टेक्निक। एंड देन स्टूडेंट्स, जो सबसे रिसेंटली आई है वो है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस। क्या आया है? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस। और जैसा मैंने आपको बताया, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस किस पे डिपेंड है? हमारे सैंगर्स टेक्निक पे। तो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस किस पे डिपेंडेंट है? किसके? मतलब किसकी हमने देखा है कॉन्फर्मेशन को, हमने सैंगर्स टेक्निक को कॉन्फर्मेशन में रखा है ऑटोमेटेड डीएनए टेक्निक के लिए। सो ये 3 टाइप की टेक्निक्स हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सैंगर्स टेक्निक को। तो इतना क्लियर है स्टूडेंट्स कि 3 टेक्निक्स पे डीएनए सीक्वेंस कर सकते हैं हम। सबसे पहला सैंगर्स टेक्निक विच इज कंसिडर्ड एट गोल्ड स्टैंडर्ड। उसके बाद हम देखने वाले हैं मैक्सम एंड गिलबर्ट टेक्निक, एंड देन सबसे एडवांस सबसे recent technique that is automated DNA sequence which is dependent on Sanger's technique. So start करते हैं हम अपने सबसे पहली टेक्निक के साथ जो है Sanger's technique.
स्टूडेंट्स आपको मैंने क्या बोला था, अगर आप डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे हो तो रूल क्या याद रखना है, रूल, एकमात्र रूल याद रखना है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो रूल क्या याद रखेंगे हम यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। एंड अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बाइंड करेगा, एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बाइंड करेगा एंड गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा। तो ये गोल्डन रूल हमें कभी नहीं भूलना, ये क्या है मेरा गोल्डन रूल। अब स्टूडेंट्स सैंगर्स टेक्निक में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो है हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, हम इंस्टेड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स यूज करें, हम यहाँ पे यूज करते हैं डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। सो सैंगर्स टेक्निक पे क्या यूज होते हैं, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए कि इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो हमारे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, हम उसकी जगह क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। एंड उसको हम डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स क्यों करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ सिमिलर है, इनके पास डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से सब कुछ सिमिलर है सिवाय एक चीज के, एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज इनके 3' एंड पर OH ग्रुप नहीं है, OH ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट, इनके 3' एंड पे OH ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। और हमने क्या पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन में कि जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3' एंड पे होता है वही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कराएगा, वही सीक्वेंसिंग कराएगा। अगर आप 3' एंड से OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेन का टर्मिनेशन। इंस्टेड ऑफ चेन इलोंगेशन, या तो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो क्या रहता है, इलोंगेशन, चेन का इलोंगेशन रहेगा। अगर आपने 3' एंड से OH ग्रुप ही हटा दिया तो क्या हो जाएगा, चेन का टर्मिनेशन, चेन का टर्मिनेशन। और यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं सैंगर्स टेक्निक पे। इसलिए सैंगर्स टेक्निक को और क्या कहते हैं, इसको एंजाइम टर्मिनेशन या एंजाइम डिग्रेडेशन टेक्निक भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन टेक्निक या चेन टर्मिनेशन टेक्निक, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, ठीक है, या चेन टर्मिनेशन टेक्निक। इज दैट क्लियर? तो सैंगर्स टेक्निक पे हमें क्या याद रखना है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, उसके बाद यहाँ पे डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का यूज होता है, जो क्या है वो डिफरेंट, उसमें 3' एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है एंड चेन टर्मिनेशन करवा देता है। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ कि ये जो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, इसमें अगर मैं एडेनिन दे दूं, इसमें अगर मैं एडेनिन का एडिशन कर दूं तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे डाई डीऑक्सी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे गुआनिन ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएंगे, डाई डीऑक्सी गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। उसी की तरह अगर मैं साइटोसिन ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, डाई डीऑक्सी साइटोसिन। और उसी की जगह अगर मैं थाइमीन ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, डाई डीऑक्सी थाइमीन। इज दैट क्लियर? तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड सैंगर्स टेक्निक। अब स्टूडेंट सैंगर्स टेक्निक तो पता चल गया, अब इंपॉर्टेंट क्या है उसके बाद समझना कि ये जो डीएनए सीक्वेंसिंग है इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले डीएनए सीक्वेंसिंग में
हमें ये तो पता चल गया कि सैंगर्स टेक्निक में हम कैसे करेंगे, लेकिन डीएनए सीक्वेंस कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। अब हमें क्या याद रखना है कि ये जो मेरा डीएनए है, क्या है, ये मेरा डीएनए है, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल मुझे एक सो एंड सो डीएनए को कोड करना है, ठीक है। मुझे एक डीएनए को, मतलब एक सपोज पर्टिकुलर A to B, ये रहा मेरा A to B, मुझे ये A to B को ही बहुत सारी कॉपीज में बनाना है। मैं चाहती हूं कि A to B जो सीक्वेंस है डीएनए का, ये क्या हो जाए, ये मेरे पास 1000 कॉपीज में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यूज करा है डीएनए सीक्वेंस टेक्निक। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगी, यहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऑलरेडी हो रखी है, ठीक है। यहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऑलरेडी हो रखी है, तो मुझे क्या करना है, मैं इसको सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को अलग करूंगी। इज दैट क्लियर? तो अब मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास आएगा टेम्पलेट डीएनए। ये क्या हुआ, टेम्पलेट डीएनए। एंड इस टेम्पलेट डीएनए के पास क्या रहेंगे, एक्सपोज्ड न्यूक्लियोटाइड्स। यहां पे हो गए मेरे एक्सपोज्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं वेले, अब ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं वेले, और ये वेले हैं इसलिए ये ईगरली वेट कर रहे हैं कि इनके पास कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आए तो ये फटाफट से बाउंड बना ले। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या क्रिएट करा, हमने क्रिएट करा डीएनए का टेम्पलेट, हमने क्रिएट करा डीएनए का टेम्पलेट। तो यहाँ पे मैंने डीएनए का टेम्पलेट क्रिएट करा। अब इस डीएनए के टेम्पलेट में क्या मिले मुझे, एक्सपोज्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो सकते हैं, एडेनिन भी हो सकता है, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल गए मुझे। अब स्टूडेंट्स मैं क्या जनरेट करूंगी, मैं जनरेट करूंगी प्राइमर। क्या जनरेट करूंगी, प्राइमर। तो यहाँ पे मैंने एक प्राइमर बनाया, जो मैं कैसे बनाऊंगी, आर्टिफिशियली। मैंने लेबोरेटरी में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की मदद से एक आर्टिफिशियल प्राइमर बनाया। तो यहाँ पे मैं एक आर्टिफिशियल क्या बनाऊंगी, प्राइमर। और इस आर्टिफिशियल प्राइमर के पास भी क्या रहेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। इस आर्टिफिशियल प्राइमर के पास भी क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जाके कैसे बाइंड कर देंगे, हमारे टेम्पलेट के साथ। ये जाके टेम्पलेट के साथ क्या बना लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो A बाइंड कर जाएगा T, T A C G। तो ऐसे करके इनके बीच में क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, डीएनए का टेम्पलेट बनाया, फिर मैंने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके क्या बनाया, डीएनए का प्राइमर बनाया। मैंने क्या बनाया, डीएनए का प्राइमर। नाउ यू टेल मी, जल्दी बताओ कि डीएनए को चेन इलोंगेट करने के लिए कौन सा एंजाइम की जरूरत है, जल्दी बताओ। डीएनए के चेन इलोंगेशन में कौन से एंजाइम की, या डीएनए के रेप्लिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा होता है, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। डीएनए पॉलीमरेज। तो यहां पे आ गया मेरा डीएनए पॉलीमरेज, ये रहा मेरा डीएनए पॉलीमरेज। तो यहां लिख देती हूं मैं डीएनए पॉलीमरेज। एंड स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या करेगा, चेन का रेप्लिकेशन करवाएगा। लेकिन अगर मैं सैंगर्स टेक्निक के बारे में बात कर रही हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सैंगर्स टेक्निक, तो ये जो चेन का एलोंगेशन हो रहा है, यहां पे मैं क्या ऐड कर दूंगी, डाई डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। क्या ऐड कर दूंगी, डाई डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। और द मोमेंट मैंने डाई डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड
ऐड कर दिए, द मोमेंट मैंने डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिए, उस टाइम पे क्या होगा, चेन का टर्मिनेशन। और क्या हो गया, चेन का टर्मिनेशन। अब स्टूडेंट्स ऐसे ही बहुत सारे हम क्या कर लेते हैं, हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। हम डाइडिऑक्सी एडेनिन्स एक तरफ, डाइडिऑक्सी ग्वानिन एक तरफ, डाइडिऑक्सी साइटोसिन, डाइडिऑक्सी थाइमीन। अब क्या होगा, हमने इनके मल्टीपल कॉपीज अलग अलग ट्यूब में सीक्वेंस कर लिए। उसके बाद जब हम डाइडिऑक्सी ऐड करेंगे, चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा। ये सिंपल सा फंडा है, बहुत आसान चीज है, बस आपको ये याद रखना है कि इसमें होता क्या है। इज दैट क्लियर? चलो अब फटाफट से देख लेते हैं सैंगर्स टेक्निक को। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या लिया था, हमने लिया एक रिएक्शन का मिक्सचर। उसमें सबसे पहले मैंने क्या लिया था, डीएनए के टेम्पलेट को। सबसे पहले हम क्या लेंगे, डीएनए के टेम्पलेट को। उसके बाद हमने उसके अकॉर्डिंग क्या लिया, डीएनए का प्राइमर। और दोनों के पास क्या है, एक्सपोज्ड न्यूक्लियोटाइड्स। और दो वेले लोगों को जब साथ रख दोगे तो दोस्ती क्यों नहीं होगी, डेफिनेटली दोस्ती होगी। तो हमने डीएनए के टेम्पलेट के साथ रख दिया डीएनए के प्राइमर को, और दोनों के बीच में बेस्ट फ्रेंडशिप हो गई। बस हमने वही रूल लिया। अब स्टूडेंट्स, हमें चेन की इलोंगेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। तो 3' एंड पे हमने पॉलीमरेज भाई साहब को बिठा दिया कि भैया तुम जल्दी से आओ और चेन का इलोंगेशन कराओ। अब हमने चेन का इलोंगेशन करवा के बहुत सारी कॉपीज बना ली, जितनी कॉपीज हमें चाहिए थी उतनी कॉपीज हमने बना ली। अब जब हमें चेन का टर्मिनेशन चाहिए तो हमने क्या ऐड कर दिया, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे ही हमने डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स कर दिए, उनके पास 3' एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, और चेन का टर्मिनेशन कर देंगे। अब स्टूडेंट्स, यही चीज आपको देखना है, आपको विजुअलाइज करना है। तो इतना सा डीएनए तो आपको नहीं दिखेगा। कैसे ही दिखेगा, सोचा है कभी कि ये तो मैम तो बता रही है, मजा तो आ रहा है सुनने में, लेकिन आप कैसे देखोगे इसे? तो इसको देखने के लिए हमने क्या ऐड करा है, रेडियो आइसोटोप्स। तो हमने रेडियो एक्टिवली आइसोटोप्स ऐड कर दिए। अब हमने उनको सेपरेट करने के लिए क्या यूज करा, इलेक्ट्रोफोरेसिस का। और वो भी कैसा, हाई रेजोल्यूशन। कैसा, हाई रेजोल्यूशन पॉलीअक्रेलेमाइड, हाई रेजोल्यूशन पॉलीअक्रेलेमाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करा। अब इन सब में जब हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डाले थे पेज के मदद से, इसको हम पेज भी कहते हैं, तो पेज की मदद से हमने इनको सेपरेट करा और हमने एक्सरे में इनको देखा। एक्सरे में एकदम ब्राइट दिखने लगे ये, और हम अपने इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं डीएनए के सीक्वेंस को। अब आप कितने भी बना लो, 1000 बना लो, मिलियंस बना लो, जितनी कॉपीज बनानी है बना लो। तो ये है हमारा सैंगर्स टेक्निक। देखो, उसके बाद हमने डीएनए को जब कैपिलरी उसमें डाला, हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डाले। उसके बाद हमने फ्लोरोटोप्स पे, जो फ्लोरोक्लोरोमीटर है हमारा, जिसकी मदद से हम पेज को देखेंगे, पेज की मदद से जो हमने सेपरेट करे थे, उस टेक्निक से हमने इनको देखा। और आप इजीली एक कंप्यूटर स्क्रीन पे ये पूरा विजुअलाइज कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डीएनए सीक्वेंस टेक्निक। अब सैंगर्स टेक्निक पे मैंने आपको क्या बताया, हम क्या लेते हैं, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। सबसे पहले तो मैंने क्या लिया था, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का टेम्पलेट, फिर उसके अकॉर्डिंग प्राइमर, दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कराई। अब मैं क्या करूंगी, 4 अलग अलग ट्यूब्स में इनको डाल दूंगी। सबसे पहले ट्यूब में मैंने क्या रखा, एडेनिन ग्रुप, जिसको मैंने ग्रुप कर दिया ग्रुप ए। फिर मैंने रखा साइटोसिन ग्रुप, जिसको मैंने दे दिया ग्रुप सी नाम। उसके बाद ग्रुप ए, ग्रुप सी, और थाइमीन के ग्रुप को मैंने नाम दे दिया ग्रुप टी, और ग्वानिन के ग्रुप को मैंने नाम दे दिया ग्रुप जी। अब मैंने इनको डीएनए पॉलीमरेज डाल के रेप्लिकेट करवा दिया।
उसके बाद मैं क्या करूंगी, इन सबको डाइडिऑक्सी डाल के चेन का टर्मिनेशन करा दूंगी। जब मैंने फाइनली कॉपीज उतनी रेप्लिकेट कर दी जितनी मुझे चाहिए थी, उसके बाद चेन का टर्मिनेशन एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन सबको अलग अलग भी तो करना है, ये सब तो कंबाइंड है। तो मैंने क्या यूज करा, हाई रेजोल्यूशन पॉलीअक्रिलामाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम पेज भी कहते हैं ना। पेज की मदद से ये सारे सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद पेज जो टेक्निक होती है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि आपने सेपरेट कर दिया, उसके बाद आप क्या करते हो, आप देखते हो क्रोमैटोग्राम से। ये क्यों, क्योंकि हमने इनमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐड करे हैं जो फ्लोरोसेंट कलर रिलीज करेंगे और ये आराम से हमें विजुअलाइज हो पाते हैं। तो आपने पेज देख लिया, पेज की मदद से आपने उनको इजीली विजुअलाइज कर लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर सैंगर्स टेक्निक। अब आते हैं सेकंड हम मैक्सम एंड गिलबर्ट टेक्निक। कुछ नहीं है, बस मैक्सम एंड गिलबर्ट में ये याद रखना है कि ये सैंगर्स टेक्निक को नहीं फॉलो करते। इन्होंने एक नया ही फंडा दिया। इन्होंने कहा कि भैया मैंने 4 ग्रुप्स बनाए हैं। एक मैंने बनाया है ग्वानिन का ग्रुप, एक मैंने बनाया है ग्वानिन एंड एडेनिन का ग्रुप, एक मैंने बनाया है थाइमीन और साइटोसिन का ग्रुप, और एक मैंने बनाया है साइटोसिन का ग्रुप। अब स्टूडेंट्स, जब मेरे ग्वानिन का ग्रुप है तो मैं ऐसे एंजाइम का यूज करूंगी, ऐसे केमिकल का यूज करूंगी जो ग्वानिन को डिग्रेड करेगा। फिर एडेनिन वाले ग्रुप में मैं ऐसे एंजाइम का यूज करूंगी जो एडेनिन को डिग्रेड करेगा। साइटोसिन वाले ग्रुप में मैं ऐसे एंजाइम का यूज करूंगी जो साइटोसिन को करेगा। एंड थाइमीन के ग्रुप में मैं ऐसे एंजाइम को करूंगी, ऐसे केमिकल का यूज करूंगी जो थाइमीन को डिग्रेड करेगा। तो इससे आपने क्या करा, पर्टिकुलर हमारे न्यूक्लियोटाइड को डिग्रेड कर दिया, और उसके बाद हम पेज से सेपरेट करेंगे और उसके बाद हम क्रोमैटोग्राम पे विजुअलाइज करेंगे। तभी इसको मैं क्या कहती हूं, केमिकल डिग्रेडेशन टेक्निक। अगर आप पे क्वेश्चन आए कि मैक्सम एंड गिलबर्ट टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज, तो आप क्या कहोगे, केमिकल डिग्रेडेशन, क्योंकि इससे आप एक पर्टिकुलर केमिकल का यूज करके वो न्यूक्लियोटाइड को डिग्रेड कर देते हो और फिर उसे विजुअलाइज करते हो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे बस हमें क्या याद रखना है कि मैक्सम एंड गिलबर्ट इज केमिकल डिग्रेडेशन टेक्निक, और यहाँ पे हमने 4 ट्यूब्स में डिवाइड करा है। पहला ग्रुप ग्वानिन, दूसरा ग्रुप ग्वानिन एडेनिन, तीसरा ग्रुप थाइमीन साइटोसिन, चौथा ग्रुप साइटोसिन। और उसके बाद हम पर्टिकुलर केमिकल का यूज करेंगे जो ग्रुप जी में ग्वानिन का करेगा, ग्रुप बी में वो एडेनिन का करेगा, ग्रुप सी में वो थाइमीन का करेगा, ग्रुप डी में वो साइटोसिन का करेगा। और फिर वो केमिकल ने डिग्रेड करा, हमने उनकी कॉपीज बनाई, उनको पेज से हमने सेपरेट करा, फिर उसके बाद हमने उनको क्रोमैटोग्राम से विजुअलाइज करा। इज दैट क्लियर? चलो अब आते हैं हम अपनी लास्ट टेक्निक पे ऑफ डीएनए सीक्वेंस, जो है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस टेक्निक। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस टेक्निक किस पे डिपेंडेंट है, हमारी सैंगर्स टेक्निक पे। तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट है सैंगर्स टेक्निक पे, लेकिन यहाँ पे आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज करते थे सैंगर्स में, बट ऑटोमेटेड पे आप पर्टिकुलर फ्लोरोसेंट क्रोमो कह सकते हो फोर्स का यूज करते हो हर चीज के लिए। मतलब सैंगर्स में आपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करे थे, यहाँ पे आप फ्लोरोसेंट डाइज का यूज करते हो, यहाँ पे आप फ्लोरोसेंट डाइज का यूज करते हो। मतलब एडेनिन के लिए एक अलग डाई होगी, ग्वानिन के लिए एक अलग डाई होगी, थाइमीन के लिए एक अलग डाई होगी, साइटोसिन के लिए एक अलग डाई होगी। इज दैट क्लियर? तो क्या डिफरेंस है सैंगर्स में और ऑटोमेटेड में, ये हमें पता चल गया। ये मेन डिफरेंस है सैंगर्स और ऑटोमेटेड में। सैंगर्स में हमने क्या यूज करा था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का,
उसके बाद हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उसे क्रोमैटोग्राम में देखा था। वेयर एज हम अपने ऑटोमेटेड टेक्निक में फ्लोरोसेंट डाइज का यूज करते हैं और हमने अलग अलग डाई यूज कर दी। फॉर एन एग्जाम्पल रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, अलग अलग डाइज यूज हैं। तो ये क्या करेंगे, ये हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद अलग अलग कलर देंगे। तो अब आपको इनको अलग अलग ट्यूब्स में नहीं करना, जैसे आप मैक्सम और अभी तक सैंगर्स में कर रहे थे कि इनको एक अलग अलग ट्यूब में डिवाइड कर रहे थे। अब आपको इनको अलग अलग ट्यूब में डिवाइड नहीं करना, अब आप एक ही ट्यूब में बस कलर अलग अलग है तो आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हो। तो बस ये एक बहुत प्यारा सा डिफरेंस है सैंगर्स और ऑटोमेटेड का। अब स्टूडेंट्स, आश्चर्य की बात कह सकते हो या बहुत प्यारी इंटरेस्टिंग बात कह सकते हो, वो ये है कि जो सीक्वेंस आप 20 से 50,000 साल में सैंगर से बना रहे थे, वो सीक्वेंस 20 से 50,000 आप ऑटोमेटेड से सेकंड्स में बना सकते हो। जस्ट इमेजिन। तो जो सीक्वेंस आप बना रहे थे सैंगर से पूरे साल में, वो विद इन सेकेंड्स आपके बन जाते हैं ऑटोमेटेड से। सो जस्ट इमेजिन, कितनी प्यारी टेक्निक है ये। तो अब हम क्या करते हैं, सब कुछ वही सेम है जैसा हमने सैंगर्स में करा था, डी डाईऑक्सी का यूज करा था, वैसा ही हम ऑटोमेटेड में करते हैं। बस एक डिफरेंस है, वो है फ्लोरोसेंस का। हम सैंगर्स में यूज करते थे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और हमने अलग अलग ट्यूब्स में डिवाइड करा था, ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप जी, ग्रुप डी, टी। एंड उसी जगह हमने फ्लोरोसेंट अलग अलग डाइस का यूज कर लिया है यहाँ पर। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमने कौन सी डाइस का यूज करा है। तो स्टूडेंट्स, ईच डाईडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड इज लेबल्ड विद डिफरेंट फ्लोरोसेंट डाइस। हमने हर डाईडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को एक अलग फ्लोरोसेंट डाई से यूज करा है। फॉर एन एग्जाम्पल सच एज रोडामीन 110, जिसको हम रो ए भी कहते हैं, जो कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर। उसके बाद हम यूज करते हैं रोडामीन 6G, जो देता है ब्लू कलर। उसके बाद हम यूज करते हैं टेट्रामिथाइल रोडामीन, जो देता है हमारा ब्लैक कलर। उसके बाद एक्स रोडामीन, जो देता है हमारा रेड कलर। इज दैट क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी पे ही आएगा कि चार जो डाइज यूज होती हैं, फ्लोरोसेंट डाइज जो यूज होती हैं हमारे ऑटोमेटेड पे, वो कौन कौन सी हैं। तो रोडामीन 1110 जो देती है ग्रीन कलर, तो रोडामीन 1110 देगी हमें ग्रीन कलर। उसके बाद रोडामीन 6G देगी हमें ब्लू कलर, रोडामीन 6G ब्लू कलर। एंड देन रोडामीन टेट्रामिथाइल रोडामीन देती है ब्लैक कलर। टेट्रामिथाइल रोडामीन गिव्स अस ब्लैक कलर एंड एक्स रोडामीन गिव्स अस रेड कलर। एक्स रोडामीन गिव्स अस रेड कलर। इज दैट क्लियर? तो ये अलग अलग डाइज हैं जो यूज होती हैं हमारे ऑटोमेटेड फ्लोरोसेंट डीएनए सीक्वेंस में। ठीक है, चलो लास्टली हम एक बार इसका पिक्चराइजेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डीएनए का एक्सट्रैक्शन करा, उसके बाद हमने उनकी लाइब्रेरी में सेपरेट करा, डीएनए प्राइमर रखा, टेम्पलेट रखा, फिर उसका डीएनए सीक्वेंस रखा, उसके बाद उसे पेज करके अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग डिवीजन करके उन्हें विजुअलाइज कर दिया। तो ये एक टेक्निक है और ये सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है, ये सब कुछ मशीन से होता है, आपको अपने हाथ से नहीं करना, मैन वर्क नहीं है, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड। इज दैट क्लियर? चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज विच इज डीएनए माइक्रो एरेज। स्टूडेंट्स, डीएनए माइक्रो एरेज जो रहते हैं वो सिंपल एक फंडे पे डिपेंड है, वो है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का फंडा पता है तो आप दोनों चीज़ें आराम से समझ लोगे, डीएनए सीक्वेंस भी, डीएनए माइक्रो एरेज भी। नाउ डीएनए माइक्रो एरेज में हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ करते हैं वो है विजुअलाइजेशन। हमें दिखेगा कैसे? तो हम जो प्रोब्स यूज करते हैं वो है cDNA प्रोब्स या ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स। यहाँ पे हम स्पेसिफिक प्रोब्स का यूज करते हैं जिनकी मदद से हम डेटा का विजुअलाइज कर सकते हैं। तो डीएनए माइक्रो एरेज में क्या यूज होते हैं? cDNA प्रोब्स होते हैं जो एक इमेज में हमें डिटेक्ट करने में मदद करते हैं।
इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले आपने सैंपल लिया, अब आप क्या करोगे, आरएनए का या एमआरएनए का एक्सट्रैक्शन करोगे एक सैंपल से। अगर एक डीएनए है, आपने उसका एमआरएनए एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो नाउ यू नो कि वो ट्रांसक्राइब होकर किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन में। तो डीएनए माइक्रो एरेज में सबसे पहले आप क्या करते हो, एमआरएनए का एक्सट्रैक्शन। तो यहां पे आपने एमआरएनए का एक्सट्रैक्शन कर दिया। अब एक्सट्रैक्शन के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी लेबलिंग करना कि सैंपल ए या सैंपल बी। तो सैंपल ए का एमआरएनए या सैंपल बी का एमआरएनए। उसके बाद आप क्या यूज करोगे, ऑटोमेटेड डीएनए प्रोब्स यूज करोगे, जो क्या होते हैं, cDNA या ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स। उसके बाद आप क्या करोगे, उनको हाइब्रिडाइज करोगे या उनको सीक्वेंस कराओगे। उसके बाद आप एक इमेज डिटेक्टर में रखते हो जो आपकी इमेज को डिटेक्ट करेगी, एंड देन वो जो इमेज को डिटेक्टर रहता है उसमें जो लाइट आती है वो इस तरीके का कुछ दिखेगा। तो जो फाइनल इमेज आएगी आपके पास वो कुछ इस तरीके की आएगी, एंड देन इसके बाद इसका एनालिसिस होता है, कुछ इस तरीके का डेटा का फुल एनालिसिस हुआ, एंड देन हम उस डेटा का फाइनल मिमिकिंग करते हैं, या डेटा का वो कह सकते हो जो जिस रिक्वायरमेंट में है उसका वो यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, एमआरएनए का एक्सट्रैक्शन, उसके बाद हमने प्रोब्स यूज़ करे थे डीएनए, एंड देन हमने उनका हाइब्रिडाइजेशन करा था, उसके बाद हमने डेटा का डिटेक्शन बाय लेज़र करा था, फिर डेटा कुछ इस तरीके का दिखता है विजुअलाइजेशन, एंड देन डेटा एनालिसिस, एंड देन दैट्स इट। तो ये पूरी टेक्निक क्या है हमारी, डीएनए माइक्रो एरेज। अब आ जाओ, अ टिपिकल माइक्रो एरेज मैंने क्या बताया, सबसे पहला क्या करेंगे हम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एमआरएनए। तो सबसे पहली स्टेप ऑफ डीएनए माइक्रो एरेज एमआरएनए का एक्सट्रैक्शन, और फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सेकंड प्रोब लेबलिंग। और कौन से प्रोब्स यूज होते हैं, cDNA। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डीएनए में माइक्रो एरेज में कौन से प्रोब्स का यूज किया जाता है। तो डीएनए माइक्रो एरेज में जो प्रोब का यूज करा जाता है वो है cDNA या ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स। उसके बाद थर्ड स्टेप इज हाइब्रिडाइजेशन और वॉशिंग। नाउ वॉशिंग क्या है, जो भी अनरिक्वायर्ड या बिल्कुल भी हाइब्रिडाइज नहीं हुआ उसको हम वॉश आउट कर देंगे ताकि हमारे सैंपल में एरर ना आए। तो थर्ड स्टेप इज हाइब्रिडाइजेशन, एंड फोर्थ स्टेप इज स्कैनिंग एंड डेटा एनालिसिस। फोर्थ स्टेप क्या होगी, स्कैनिंग एंड डेटा एनालिसिस। ये 4 स्टेप्स हैं जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है डीएनए माइक्रो एरेज में। पहली, एक्सट्रैक्शन ऑफ एमआरएनए, दूसरी प्रोब लेबलिंग जो करते हैं हम cDNA से, तीसरी हाइब्रिडाइजेशन, एंड चौथी स्कैनिंग एंड डेटा एनालिसिस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहली स्टेप है हमारी एक्सट्रैक्शन ऑफ mRNA। तो इन अ सेल ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम अ जीन प्रोड्यूसेस mRNA। ये तो मुझे पता है, ये मेरा सेल है। सबसे पहले क्या आएगा, mRNA, और फिर वो mRNA किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन में। किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन में। नाउ mRNA विच मेक्स प्रोटीन बाय ट्रांसलेशन। अब ये तो मुझे पता है कि mRNA से प्रोटीन में कन्वर्ट करने की स्टेप को क्या कहते हैं हम, ट्रांसलेशन। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। Now, depending upon the requirement, many RNA copies of the same genes are formed. Therefore, activity of a particular gene can be quantified by quantification of mRNA. तो अगर आपको एक पर्टिकुलर प्रोटीन के बारे में पता लगाना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कह सकते हो प्रिसाइज चीज, अगर आपने एक mRNA के बारे में पता लगा लिया या mRNA को क्वांटिफाई कर दिया तो आपको उस प्रोटीन के बारे में पता चल गया। फॉर एन एग्जाम्पल, एक इंसान है, उसको कोई बीमारी है और आपको पता है प्रोटीन एबनॉर्मल है या प्रोटीन प्रोड्यूस ही नहीं हुआ जिसकी वजह से ये बीमारी आई, तो आप सबसे पहले किसको टारगेट करोगे,
mRNA को, बिकॉज mRNA अगर कन्वर्ट नहीं हुआ है इनटू प्रोटीन तभी उस प्रोटीन की प्रॉब्लम है। तो mRNA इज मोस्ट प्रिसाइज चीज, आप जब क्वांटिफाई करोगे तो आपको डिटेल्स रिगार्डिंग दैट प्रोटीन सब पता चल जाएगा। Because mRNA is degraded very easily, it is converted into complementary DNA, क्योंकि mRNA को डिग्रेड करना है, mRNA को ट्रांसक्राइब करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू प्रोटीन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो सबसे पहले मैंने लिया mRNA, ठीक है, सबसे पहले मैंने करी थी एक्सट्रैक्शन ऑफ mRNA, उसके बाद मैंने करी प्रोब की लेबलिंग। मैंने क्या बताया, प्रोब कौन से यूज होते हैं, cDNA। तो cDNA फ्रेगमेंट्स are digested with restriction endonuclease and resulting fragments are attached to fluorochrome dyes। अब अगर आपको डेटा का विजुअलाइजेशन करना था तो फ्लोरोक्रोम डाइज का तो यूज करना ही पड़ेगा। तो CY3 एंड CY5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी फ्लोरोसेंट डाइज यूज होती हैं प्रोब लेबलिंग में। तो क्या CY3 एंड CY5 आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड fluorescent dyes to this purpose. Therefore, probes are made up of thousands of labeled of nucleic acid fragments. तो ये probe बने कैसे रहते हैं, तो ये जो probes बने रहते हैं वो thousands of nucleotide labeled nucleic acid fragments के बने रहते हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे जो है हाइब्रिडाइजेशन एंड वॉशिंग। तो लेबल डीएनए फ्रेगमेंट्स आर हाइब्रिडाइज्ड विद माइक्रो एरे चिप। आप क्या करते हो, एक चिप लेते हो, ये एक माइक्रो एरे चिप है, ठीक है, जैसे हमारा सिम कार्ड होता है ना, जैसे हमारा सिम कार्ड होता है, और जब आप मेमोरी कार्ड डालते हो या सिम कार्ड डालते हो तो नीचे एक चिप होती है, वो चिप एग्जैक्टली अलाइन करती है आपके सिम कार्ड पे या मेमोरी कार्ड पे। तो वो जो चिप के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन रहती है वही मैच करनी चाहिए आपके सिम कार्ड से। तो ये जो माइक्रो एरे है दैट एक्ट्स एज अ चिप जो नीचे प्रेजेंट है, और इसमें ऐसे वेल्स बने रहते हैं, इसमें ऐसे वेल्स बने रहते हैं जिसमें आप अपना डीएनए के सैंपल को स्टोर करते हो। तो ये चिप्स में आप डीएनए के सैंपल को स्टोर करते हो। उसके बाद फॉर हाइब्रिडाइजेशन डीएनए चिप्स हैविंग थाउजेंड्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब्स। अब यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ प्रोब्स अटैच है जो फ्लोरोसेंट डाई एमिट करेंगे, आर एक्सपोज टू अलाउ टू रिएक्ट विद सिंगल स्ट्रैंडेड फ्लोरोक्रोम। और फिर क्या होगा, यहाँ पे फाइनली क्या होगा, प्रोब और डीएनए का इंटरैक्शन होगा। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे प्रोब्स है, थाउजेंड्स ऑफ प्रोब्स है, उसके बाद आपने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी डाल दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और प्रोब जब इंटरैक्ट करेंगे तो एक पर्टिकुलर लाइट को एमिट करेंगे, एंड वही लाइट हम विजुअलाइज करके देखेंगे, ठीक है। And the last step is these fragments bind to their complementary single stranded probes on the chip. अब यही जो fragments हैं वो bind करते हैं to their complementary single stranded probes on the chip for a duplexes. The number of duplexes formed is a reflection of number of its DNA segments complementary to the probe. अब क्या है, probe भी हमारा complementary base pair करता है किसके साथ, DNA के साथ। तो जितनी ज्यादा इनके डुप्लेक्सेस बनेंगे मतलब उतनी ज्यादा ही इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हुई है। अदर डीएनए फ्रेगमेंट्स विच डू नॉट, अब देखो जो डीएनए फ्रेगमेंट बाइंड नहीं हुए उनको हम निकाल फेंक देंगे, इसको हम क्या कहते हैं, वॉशिंग। तो वॉशिंग अवे कर देंगे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स बाइंड नहीं हुए डीएनए प्रोब्स के साथ। एंड द लास्ट स्टेप इज स्कैनिंग एंड डेटा एनालिसिस। फाइनली माइक्रो एरे चिप, और यही चिप उठा के हम स्कैन कर देंगे, जस्ट लाइक योर फोन की जो चिप होती है उसको उठाया और स्कैन कर दिया। तो फाइनली द माइक्रो एरे चिप विथ हाइब्रिडाइज्ड लेबल डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्कैन्ड यूजिंग हाईली सोफिस्टिकेटेड स्कैनर्स। हमारे पास बहुत ही वेल इक्विप्ड स्कैनर्स हैं जो स्कैन करते हैं सारी इमेजेस को। इमेज एनालाइज इज परफॉर्म्ड यूजिंग सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that helps to determine how much labeled cDNA is bound to the target probe present.
और ये जो स्कैनर्स रहते हैं, ये जो एनालाइसिस होते हैं, इनके पास बहुत ही हाई लेवल सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सारी डिटेल्स को एनालाइज कर देते हैं। सो फाइनली आपको एक कंक्लूजन समझ आना चाहिए कि ये होता क्या है। आ जाओ यहाँ पे हम देख लेते हैं ये जो डीएनए माइक्रो एरे में हुआ क्या। डीएनए माइक्रो एरे में ये एक वन शॉट समझ लेते हैं हम कि डीएनए माइक्रो एरे में बेसिकली हुआ क्या। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने दो सैंपल लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने सैंपल ए सैंपल बी करा। एज आई टोल्ड यू, सबसे पहली स्टेप डीएनए माइक्रो एरे में क्या होती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ mRNA। तो सबसे पहले आप करोगे एक्सट्रैक्शन ऑफ mRNA। अब आप बताओ mRNA का ही क्यों एक्सट्रैक्शन करा हमने? क्योंकि mRNA सबसे जल्दी मिल जाता है, सबसे इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और स्टूडेंट्स, जब कोई प्रोटीन को पता लगाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? उसके mRNA के बारे में। जब आपको mRNA के बारे में पता चलेगा तो आप सब कुछ पता लगा दोगे रिगार्डिंग दैट प्रोटीन। तो आपने mRNA का पता लगाया। उसके बाद आप क्या करते हो? आप प्रोब्स लेते हो, ठीक है। अब आपने क्या लिया? एक माइक्रोचिप ली, ठीक है। ये क्या है? ये है आपकी माइक्रोचिप। क्या है स्टूडेंट्स? ये है माइक्रोचिप। अब इस माइक्रोचिप में थाउजेंड्स बिलियंस ऑफ डीएनए प्रोब्स हैं। ये रहे मेरे डीएनए प्रोब्स, ठीक है। ये रहे मेरे डीएनए प्रोब्स, ठीक है। तो ये है मेरे cDNA या डीएनए प्रोब्स। अब स्टूडेंट्स, आपके पास जो सैंपल था, इस सैंपल में क्या था? इस सैंपल में था सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस सैंपल में था सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, मैं क्या करूंगी? इस माइक्रोचिप पे डाल दूंगी। तो मैंने ये डीएनए के डबल सिंगल स्ट्रैंडेड माइक्रोचिप पे डाले। अब जो मेरा cDNA है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वो क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की मदद से वो एक पर्टिकुलर कलर प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हमने क्या करवाया? इनका हाइब्रिडाइजेशन एंड वॉश आउट। तो थर्ड स्टेप हमने क्या करवाई? हाइब्रिडाइजेशन एंड वॉश आउट। सेकेंड स्टेप थी हमारी डीएनए प्रोब्स। थर्ड स्टेप है हमारी हाइब्रिडाइजेशन एंड वॉश आउट। वॉश आउट क्या हुआ? जो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब के साथ नहीं कॉम्प्लीमेंट कर पाए, उनको हमने निकाल फेंक दिया ताकि वो हमारे सैंपल में कोई भी एरर क्रिएट ना करें। एंड देन फाइनली द लास्ट स्टेप इज हमारी स्कैनिंग एंड डेटा एनालिसिस। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो स्कैनिंग और डेटा एनालिसिस होती है, इसके पास बहुत ही सफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, स्कैन करने के लिए भी और डेटा को एनालाइज करने के लिए भी। तो फाइनली आपने डेटा का एनालिसिस कर दिया थ्रू वेरी सफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स एंड मशीन्स। इज दैट क्लियर? सो ये पूरा वन शॉट था अबाउट डीएनए माइक्रो एरेज। आई होप आपको ये समझ आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्विक रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और इफ एनी डाउट, सो डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। सो इसी के साथ हमने खत्म कर लिया है अपना डीएनए सीक्वेंसिंग एंड डीएनए माइक्रो एरेज। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और अब हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ मैग्नेट ब्रेन्स लाए हैं खुद के बुक्स एंड ई बुक्स। ऑल यू हैव टू डू इज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो गिवन फॉर्म है उसको फिल कीजिए और आप तक आपकी बुक पहुंच जाएगी। स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।